हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th सब्जेक्ट सोशल साइंस का एक मॉडल सेट लेके आए हैं जो 30 जनवरी 2025 का जो एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए जारी हुआ है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि 30 जनवरी 2025 में जो 9th क्लास का सोशल साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोला है, फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति का डेट आप लोग सब जानते होंगे कि फ्रांसीसी क्रांति का शुरुआत कब से हुई थी। तो 1789 ईस्वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, फ्रांसीसी क्रांति में बुजुर्वा शब्द का क्या अर्थ होता है। तो देखिए फ्रांसीसी क्रांति में बुजुर्वा शब्द जो है ना, ये मध्यम वर्ग के जो लोग थे उनके लिए बुजुर्वा शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कट्टरपंथी जैकोबिन्स ने किस राजनीतिक क्लब की स्थापना की थी। तो यहाँ पे देखिए कट्टरपंथी जैकोबिन्स, यहाँ पे जैकोबिन्स जो है ना, ये जो क्लब की स्थापना की थी उस राजनीतिक क्लब का नाम भी जैकोबिन्स था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिलेट करने में ज़्यादा अच्छा हुआ कि कट्टरपंथी जैकोबिन्स ने किस राजनीतिक क्लब की स्थापना की थी। तो जैकोबिन्स क्लब की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन पे अगर हम लोग आते, नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया था। तो देखिए वो डेट है 1804। 1804 ईस्वी में जो है ना, नेपोलियन बोनापार्ट खुद को फ्रांस का क्या घोषित कर लिया, सम्राट घोषित कर लिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हेलो होलोकास्ट किससे संबंधित है। तो देखिए होलोकास्ट संबंधित है द्वितीय विश्व युद्ध से। हुआ क्या था, जो ये यहूदियों को जो मारा जा रहा था, यूरोप का जो यहूदी था उन्हें जो मारा जा रहा था ना, उस नरसंहार को होलोकास्ट के नाम दिया गया, उससे संबोधित किया गया था। तो ये होलोकास्ट जो है ना, ये किससे संबंधित है, द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है या सबसे बड़ी नदी कौन है। चाहे सबसे लंबी पूछे सबसे बड़ी पूछे, दोनों बात एक ही है। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो गंगा है। लेकिन अगर पूछता कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, गोदावरी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन। देखिए उस सब में जो है ना कुछ समझने वाला था नहीं। 7 नंबर क्वेश्चन में हम लोग अच्छा से समझेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, भारत का अक्षांशीय सीमा कितनी है। तो अक्षांशीय सीमा समझने के लिए सबसे पहले हम लोग समझना होगा कि अक्षांश होता क्या है। तो ये जो बड़ी लाइन होता है ना, इसको अक्षांश रेखा बोलते हैं। और ये खड़ी लाइन जो होता है उसको देशांतर रेखा बोलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि अक्षांशीय विस्तार कितना था। उसको समझने के लिए हम लोग पहले ग्लोब पे आते हैं। ये ग्लोब हो गया, बीच वाला लाइन को विषुवत रेखा बोलते हैं। इसके ऊपर कर्क रेखा होता है, इसके नीचे मकर रेखा होता है। हम लोग सब जानते हैं कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरता है। कर्क रेखा कहाँ से गुजरता है, भारत के बीचों बीच से होकर गुजरता है। अब यहाँ पे रहा भारत में, तो देखिए भारत में अक्षांश रेखा एक तो सबसे नीचे यहाँ से गुजरेगी, एक अक्षांश रेखा यहाँ से गुजरेगी, दो अक्षांश रेखा है। और ये जो अक्षांश रेखा के बीच की जो जगह है ना, इसी को बोलते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार। अब रहा बात, ये जो विषुवत रेखा है ना, वो 0 डिग्री पे स्थित है। कहाँ कितना पे है, 0 डिग्री पे। 1 2 3 4 करते जाएंगे ना, तो ये जो अक्षांश रेखा है इसको बोलते हैं 8 डिग्री 4 मिनट। क्या बोलते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट। ये जो अक्षांश रेखा है इसको बोलते हैं 8 डिग्री 4 मिनट। और ये ऊपर वाला जो है ना, इसको बोलते हैं 37 डिग्री 6 मिनट। क्या बोलते हैं, 37 डिग्री 6 मिनट। 37 डिग्री 6 मिनट। यहाँ तक तो सबको याद हो जाता है। लेकिन इसमें कन्फ्यूजन किस बात का है कि ऊपर में डायरेक्शन क्या लिखे। तो लगभग को लगता है कि भारत के जो उत्तर में इसको नॉर्थ लिख देंगे और जो नीचे उसको साउथ लिख देंगे, लेकिन ये बात गलत है। गलत कैसे है, इस बात को हम लोग समझेंगे। देखिए यहाँ पे जो ये विषुवत रेखा है ना, ये ग्लोब को दो भाग में बांटता है। ये विषुवत रेखा के जो ऊपर में ग्लोब का भाग हुआ ना, इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। मतलब ये उत्तर में है तो इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। आज जो विषुवत रेखा के नीचे है ना, इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। अब जो दक्षिण में है ना, उसका डायरेक्शन दक्षिण आता है या साउथ आता है। लेकिन जो उत्तर में है ना, उसका डायरेक्शन उत्तरी लिखेंगे। जैसे हम बोले ये भारत जो है ना, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है कि दक्षिण गोलार्ध में, तो सबका आंसर हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में। तो यहाँ पे डायरेक्शन में दक्षिणी कहाँ से आ सकता है, इसीलिए यहाँ का भी डायरेक्शन क्या होता है, उत्तरी होता है। अर्थात क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। भारत के सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला, देखिए सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला जो है ना, भारत का सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला आप लोग सब कोई जानते होंगे, ये भारत हो गया मोटा मोटी। और ये भारत के इधर जो है ना, ये कौन सा पर्वत है, ये पर्वत का नाम है हिमालय पर्वत। तो भारत के सबसे उत्तर, ऊपर को उत्तर बोलते हैं, तो सबसे उत्तर में कौन सा पर्वत है, तो हिमालय पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है। तो देखिए कपास जो है ना, सबसे ज़्यादा अच्छा काली मिट्टी में होता है। कौन सी मिट्टी में होता है, काली मिट्टी में होता है। इसके अलावा अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सा है, तो जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। भारत में सबसे अधिक कौन सा मिट्टी पाया जाता है, तो जलोढ़ मृदा पाया जाता है। लेकिन कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन है, काली मिट्टी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत का जो दक्षिण गंगा, या तो किस नदी को दक्षिणी गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी नदी को। कौन नदी को जाना जाता है, गोदावरी नदी को। या तो बोले दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी बोले, या प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी बोलो। कोई भी तरह से क्वेश्चन पूछे ना, तीनों क्वेश्चन ख्याल रखिएगा। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी। देखिए दक्षिण भारत मतलब क्या हुआ, ये जो प्रायद्वीपीय पठार है ना, इसके नीचे ये दक्षिण भारत कहलाता है, क्योंकि दक्षिण की ओर है, इसीलिए इसको दक्षिण भारत बोलते हैं। और यहाँ पे जो सबसे लंबी नदी है ना, वो कौन सा नदी है, गोदावरी नदी। इसको गंगा के नाम से इसीलिए जाना जाता है ना, कि इसका जो अपवाह तंत्र है ना, उत्तर भारत के गंगा नदी के अपवाह तंत्र के लगभग उसी तरह के दिखता है, इसीलिए इसको दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है। देखिए भारत जो है ना, एक लोकतांत्रिक देश है, और यहाँ की मुख्य विशेषता क्या है, लोगों द्वारा शासन। यहाँ पे जो शासन होता है ना, वो एक व्यक्ति द्वारा शासन नहीं होता, यहाँ पे लोगों द्वारा शासन होता है। हम लोग जिसको चुनते हैं वही व्यक्ति शासन करता है, हम लोग का प्रतिनिधित्व शासन करता है, तो ये लोगों का शासन होगा। तो लोकतंत्र का मुख्य विशेषता क्या है, लोगों द्वारा शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ऐसा प्रणाली के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है जहां लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनाव करते हैं। देखिए प्रतिनिधियों को जब चुनाव किया जाता है ना, तो वो देश होता है लोकतांत्रिक देश। जैसे भारत में जो प्रतिनिधि होता है, जैसे मुख्यमंत्री हो गया, राष्ट्रपति हो गया, या प्रधानमंत्री हो गया, किसी का भी चुनाव होता है, उसको चुना जाता है, प्रतिनिधि का चुनाव होता है। और ये व्यवस्था जो है ना, किसके लिए होता है, लोकतंत्र के लिए। लोकतंत्र में क्या होता है, प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। कौन सा देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। देखिए यहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब क्या होता है कि उस देश का जो जनता है, वो सरकार में अहम भूमिका निभाएगी। जैसे अगर मान के चलिए उस देश के संविधान में संशोधन करना है, तो वहाँ के जनता भाग लेगी। सरकार के मंत्रियों का चुनाव करना है, तो उसमें भी जनता भाग लेगी। कहने मतलब क्या है कि बहुत ऐसा कार्य है जहाँ पे जनता सीधे तौर पर जो है ना, सरकार से संबंधित होते हैं। वैसा देश का जो लोकतंत्र होता है ना, उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है, या तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी बोल सकते हो। और ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो देश है ना, वो कौन है, स्विट्जरलैंड है। कौन सा है, स्विट्जरलैंड है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान कब अपनाया गया। तो देखिए भारतीय संविधान जो है ना, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अपनाया गया था। अगर इसको लागू करने के बाद कहें कि संविधान में लागू कब हुआ था भारतीय संविधान, तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। तो इसका क्वेश्चन तो लगभग सभी लोग जानते होंगे। भारतीय संविधान का जो निर्माता है वो कौन है, भीमराव अंबेडकर। कौन है, भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत ग्रामीण भारत में मुख्य व्यवसाय क्या है। तो देखिए ग्रामीण भारत मतलब जो भारत का जो ग्रामीण क्षेत्र है ना, वहाँ के लोग मुख्य रूप से क्या करते हैं, व्यवसाय मतलब वहाँ का कार्य क्या है। तो देखिए ज़्यादातर
गाँव में जो होता है ना वो खेती होता है। तो भारतीय ग्रामीण में जो मुख्य व्यवसाय है ना वो क्या है? कृषि है। उद्योग तो जनरली गाँव में होता नहीं है। खनन भी जनरली जहाँ पे खनन होगा वहीं पे होगा। जैसे कहने का मतलब क्या है कि जहाँ पे खनिज होगा वहीं पे खनन होगा। वो गाँव रहे चाहे कहीं रहे। लेकिन ज़्यादातर मुख्य रूप से व्यवसाय पूछा जाए ना तो क्या हो जाएगा? खेती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। वस्तु और सेवाओं के उत्पादन पर खर्च किए गए धन को क्या कहते हैं? तो देखिए जब भी वस्तु या सेवाओं पे के उत्पादन में जो खर्च किया जाता है ना उसे पूंजी कहते हैं। जैसे मान के चलिए कोई शॉप दुकान खोल रहे हैं तो दुकान के लिए जितना सामान लगा या उसका जो रॉ मटेरियल हुआ, बोर्ड बनाया या तो उसका लिए अ, टेबल बनाया, कोई भी चीज़ बनाया तो सामान लाया, तो उसमें जो धन खर्चा हुआ ना उस धन को क्या बोलते हैं? पूंजी। नहीं बोलते मेरा पूंजी जो है ना 2 लाख रुपया लग गया है, तो वो क्या कहलाता है? पूंजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? देखिए यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र को जानने के लिए जो है ना क्या जानना होगा कि प्राथमिक क्षेत्र होता क्या है? तो वैसा क्षेत्र जहाँ पे कोई भी वस्तुओं का या सेवाओं का उत्पादन नेचर के सहायता से होता है या प्राकृतिक के मदद से होता है, वैसा कार्य को प्राथमिक क्षेत्र वाला कार्य कहा जाता है। जैसे कृषि। कृषि एक ऐसा कार्य है ना जो प्राकृतिक के सहायता से होता है। वहाँ का जलवायु कैसा है, वहाँ पे वर्षा कैसा हो रहा है, वर्षा होगा तभी खेती हो पाएगा। अगर वर्षा नहीं होगा तो उतना अच्छा खेती नहीं हो पाएगा, आप कितनों सिंचाई कर लीजिए। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जो नेचर भगवान की सहायता से कार्य किया जाता है वैसा कार्य को प्राथमिक क्षेत्र वाला कार्य कहा जाता है। जैसे पशुपालन, कोई भी पालन होता है सब प्राकृतिक की सहायता से होता है। जैसे पशुपालन या मछली पालन। कोई बोलेगा सर नहीं पशुपालन तो खुद वहाँ का आदमी करता है, लेकिन ऐसा बात नहीं। अगर पशुपालन आदमी के हाथ में होता ना तो कोई भी पशु को कहीं भी पाला जा सकता। लेकिन आप लोग सुने होंगे एगो पोलर बियर का नाम। पोलर बियर जो हमेशा जो है ना जहाँ पे बर्फीला जगह वहीं पे पाया जाता है। अगर हम उसको चाहें ना कि राजस्थान में जाके पाल दे तो नहीं पाल सकते हैं। इसीलिए बोलने के लिए खाली बोला जाता है कि आदमी लोग पालते हैं, लेकिन वहाँ पे जलवायु ऐसा दिया है, वहाँ का एटमॉस्फेयर वैसा है, इसीलिए वो जानवर वहाँ पे पाला जाता है। अगर वहाँ पे वैसा जलवायु नहीं है तो आप नहीं पाल सकते। जैसे राजस्थान में जो ऊँट पाया जाता है उसको हम अगर अंटार्कटिका में ले जा कर के पालना चाहते हैं तो नहीं पाल सकते। इसका मतलब क्या है कि जहाँ पे जलवायु जैसा दिया उस तरह का जीव वहाँ पे पाया जाता है। तो ये सब का सब जो है ना जितने तरह का पशुपालन होता है या खनन हो गया। खनन मतलब क्या होता है? जो पृथ्वी के अंदर से खोद के निकाला जाता है। वो भी जो है ना नेचर का देन है। हम जहाँ मन वहाँ से कुछ भी नहीं निकाल सकते। ऐसा नहीं कि मेरा मन किया तो घर के नीचे खोदने लगे कि सोना निकलेगा और सोना निकाल देंगे, ऐसा नहीं होता है। जहाँ पे वो खनिज होगा वहीं से वो निकल सकता है, अन्यथा नहीं निकलेगा। तो ये प्राथमिक क्षेत्र हम लोग को समझ में आ गया। द्वितीयक क्षेत्र किसको बोलते हैं? तो जहाँ पे कोई चीज़ों को बनाया जाता है, या तो कोई नया चीज़ बनेगा या तो उसको सुधारा जाएगा। जैसे कारखाना होता है, वो द्वितीयक क्षेत्र में आता है। और तृतीयक क्षेत्र किसको बोलते हैं? तो जहाँ पे ये जो प्राथमिक क्षेत्र का द्वितीयक क्षेत्र में जो वस्तु बनाया जा रहा है या तो उत्पादन हो रहा है, उसको बेचा जाएगा। बेचने का जो कार्य होता है ना वो तृतीयक क्षेत्र में होता है। अर्थात जितना भी दुकानें हैं सब तृतीयक क्षेत्र में आएगा। इसके अलावा जितना भी सेवा है, सेवा सेवा किसको बोलते हैं? तो जहाँ पे कोई चीज़ को बेचा नहीं जाता है बल्कि सेवा दिया जाता है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास नंबर लगाते हैं, उस नंबर के बदले 500-600 जो फ़ी आता है वो फ़ी लगता है। तो क्या वहाँ पे कोई चीज़ का उत्पादन हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? वहाँ पे सेवा हो रहा है। जैसे मान के चलिए हमको जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम डॉक्टर के पास हम रखे, डॉक्टर ने उसके लिए जो सटीक इलाज है, जो सटीक दवाइयाँ हैं, उसके बारे में हमको लिखित साक्ष्य मिला। वो 2 मिनट के लिए जो है ना ₹500 मेरा देना पड़ा। तो वो क्या किए? मेरे लिए एक सेवा किया कि मेरा जो प्रॉब्लम था उस प्रॉब्लम को निपटारा के लिए कौन-सा दवा हमको चाहिए। इसके लिए वो सेवा के बदले हम पैसा दिए। तो जहाँ पे सेवा वाला कार्य होता है ना वो तृतीय क्षेत्र का ही होता है। डॉक्टर ही नहीं, शिक्षक हो गया या तो फिर सैलून वाला हो गया, नाई, नाई भी क्या करता है? बाल काटने का कार्य करता है। क्या हमें वो कुछ देता है? नहीं देता है। बदले में मेरा जो बाल है ना वो भी हटा देता है। तो कहने का मतलब क्या है कि वो तो हमको कुछ दिया नहीं या कुछ उत्पादन किया नहीं। बस क्या किया? मेरा प्रति थोड़ा-सा मेहनत किया, हमको सेवा किया। इसके बदले वो पैसा दिया जा रहा है।
तो सेवा जो होता है ना वो तृतीयक क्षेत्रक में आता है। तो यहाँ पे देखिए ये सेवाएं कौन क्षेत्रक का हो जाएगा? तृतीयक क्षेत्रक। निर्माण और विनिर्माण कौन क्षेत्रक? द्वितीयक क्षेत्रक। और कृषि कौन क्षेत्रक? प्राथमिक क्षेत्रक। तो प्राथमिक क्षेत्रक कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी? देखिए 2011 का जो जनगणना हुआ था ना उसमें भारत की साक्षरता दर जो बताया गया था 74.04% बताया गया था। कितना था? 74.04%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। भारत में बेरोजगारी पर डाटा कौन सा संगठन एकत्रित करता है? तो देखिए बेरोजगारी पे जो डाटा इकट्ठा करने का कार्य है ना वो NSSO का है। किसका है? NSSO का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। कर्क रेखा कितने भारत के राज्यों से होकर गुजरता है? इसको जानने के लिए हम लोग एक ट्रिक देखते हैं। देखिए जो ये कर्क रेखा है ना मेनली देखिए भारत जो है यहाँ से ऐसे कर्क रेखा गुजरता है ऐसे, और ये पूरा पूर्वोत्तर भारत तक जाता है। इसमें कितना राज्य ऐसा आया ना जेकरा में ये कर्क रेखा गुजरते हुए गया है? तो इसको याद रखने के लिए हम लोग एक ट्रिक जानते हैं। ट्रिक क्या है? झार। क्या है? झार गमछा, झार गमछा मित्र पे। ट्रिक क्या है? झार गमछा मित्र पे। झा से झारखंड हो गया, रा से राजस्थान हो गया, गा से गुजरात हो गया, माँ से मध्य प्रदेश हो गया, छा से छत्तीसगढ़ हो गया, मी से मिजोरम हो गया, मिजोरम हो गया, त्रा से त्रिपुरा हो गया, त्रा से क्या हो गया? त्रिपुरा हो गया, और पे से वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल हो गया। टोटल कितना राज्य है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो याद रखेंगे झार गमछा मित्र पे। और कितना राज्य टोटल? 8 राज्य है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला है? हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए हरित क्रांति का आप लोग नाम सुने होंगे। हरित क्रांति के कारण जो है ना गेहूं और चावल के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुआ। अर्थात ये जो गेहूं का उत्पादन क्षमता जो बढ़ा था ना उसी को हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। और ये जो गेहूं या चावल जो हुआ ये किससे संबंधित है? औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित है कि सेवा से संबंधित है कि प्रदूषण से कि कृषि से? तो ये कृषि है। मतलब कृषि का उत्पादन का बढ़ाना जो है ना, कृषि के उत्पादन जो बढ़ा था ना उसी को क्या बोलते हैं? हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। इसी का मुख्य उद्देश्य था कि कृषि उत्पादन में वृद्धि करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। कौन सा मौलिक अधिकार कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है? क्या सुनिश्चित करता है? समानता। देखिए हम लोग का मौलिक अधिकार जो है ना पहले 7 था, परंतु वर्तमान समय में मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। ये जो संपत्ति का अधिकार था ना उसे मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अभी 6 मौलिक अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब अधिकार हम लोग का है। इसमें जो है ना समानता सुनिश्चित कराने वाला जो अधिकार है ना उस अधिकार को बोलते हैं समानता का अधिकार। समानता का जो अधिकार है उसमें समानता सुनिश्चित होता है, मतलब कोई किसी से भेदभाव नहीं कर सकता है। भेदभाव को खत्म किया गया है। ये सभी लोगों को एक समान नज़र से देखना है। तो समानता सुनिश्चित करने वाला अधिकार कौन सा है? समानता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। उन संसाधनों के लिए क्या शब्द है जिनकी पुनः पूर्ति की जा सकती है? पुनः पूर्ति मतलब क्या होता है? जिसे हम रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब जो हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, जो बनते रहता है, जो कभी खत्म नहीं होता है, उसे पुनः पूर्ति योग बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? पुनः पूर्ति योग बोलते हैं, जो कभी खत्म नहीं होता है। और वैसा संसाधन को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, क्योंकि ये नवीन होते रहता है, मतलब नया बनते रहता है, और नया से नवीकरणीय कहलाता है। तो वैसा संसाधन जो पुनः पूर्ति किया जा सकता है, मतलब दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, दोबारा बनाया जा सकता है, जो कभी खत्म नहीं होता है, वैसा संसाधन को नवीकरणीय बोलते हैं। लेकिन अगर जिसको पुनः नहीं प्राप्त कर सकते हैं, जो लिमिटेड होता है, जो एक बार यूज होने के बाद खत्म हो जाता है, वैसा संसाधन को गैर नवीनीकरणीय या अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है।
अनवीकरणीय संसाधन में अगर एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें तो कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया। देखिए ये लिमिटेड है, जितना पृथ्वी के अंदर से मिला है उतना ही रहने वाला है। अगर उसको हम ज़्यादा वेस्ट करते हैं ना तो वो एक समय ख़त्म हो जाएगा और प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक में समस्या उत्पन्न हो जाएगा उस संसाधन के लिए। अगर हम कल्पना कीजिए, अगर मान के चलिए पेट्रोल नहीं रहे, 2 दिन के लिए पेट्रोल मिलना बंद हो जाए ना, तब कितना कार्य बंद हो जाएगा, है कि नहीं? इसीलिए सब संसाधन को जो है ना ऐसा यूज करना है कि संसाधन खत्म ना होना चाहिए, है कि नहीं? और नवीकरणीय संसाधन किसको बोलते हैं? जो कभी खत्म नहीं, जैसे सूर्य का प्रकाश कभी खत्म होने वाला है? जब तक पृथ्वी तब तक सूर्य, और जब तक सूर्य तब तक हम लोग को मिलती रहेगा। दूसरा हवा कभी खत्म नहीं होगा, पानी कभी खत्म नहीं होगा। ये नवीकरणीय संसाधन है। अगला हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। नाजी पार्टी का प्रतीक क्या था? तो देखिए नाजी पार्टी का जो प्रतीक चिन्ह था ना, वो स्वास्तिक था। क्या था? स्वास्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। भारत की आधिकारिक भाषा, भारत के आधिकारिक भाषा। तो भारत का जो आधिकारिक भाषा है ना वो हिंदी है, ऑफिशियल लैंग्वेज जिसे बोला जाता है। भारत का ऑफिशियल वर्क किस में होता है? तो हिंदी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखिए ये 40 क्वेश्चन जो है ना वो आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता होगा तो अब इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है। किस घटना को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत माना जाता है? हम लोग सब जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक चला था। तो ये प्रथम विश्व युद्ध का जो शुरुआत हुआ था ना वो किससे माना जाता है? तो ये आर्क ड्यूक फ्राज फर्डिनेंट की जो हत्या हुआ था ना, इसी से प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत माना जाता है। हम लोग एक वीडियो में समझेंगे प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पूरा डिटेल से। अभी बस इतना ही याद रखिए कि ये फर्डिनेंट की जो हत्या हुआ था ना, वहीं से प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मिट्टी की कौन सी परत सबसे उपजाऊ होती है? तो देखिए कभी भी जो उपजाऊ परत होती है ना सबसे ऊपर वाली होती है। जैसे अगर मान के चलिए आप लोग देखे होंगे, कभी खेत पे गए होंगे, तो मिट्टी का जो छिड़काव होता है ना सबसे ऊपर वाला लेयर में होता है। या कोई खाद का छिड़काव होता है ना सबसे ऊपर वाला लेयर में होता है। इसका अर्थ क्या होता है कि ऊपर वाला लेयर को लोग ज़्यादा उपजाऊ बनाना चाहते हैं। जितना भी तरह का खाद डाला जाता है या जितना भी तरह का रासायनिक उर्वरक डाला जाता है या मिट्टी के जो उपजाऊपन होता है, जितना भी नेचर के द्वारा उसमें न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है या उसमें जो उपजाऊपन, उपजाऊ क्षमता पाया जाता है, वो सब का सब कौन सा परत में होता है? ऊपरी परत में। टॉप लेयर जो होता है ना, उसी को एक्टिव लेयर बोला जाता है, उसी को उपजाऊ मिट्टी कहा जाता है। तो सबसे उपजाऊ कौन सा मिट्टी होता है? ऊपरी परत होता है, ऊपरी मिट्टी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। भारत में कानूनों के कार्यान्वयन के लिए कौन जिम्मेवार है? देखिए यहाँ पे आप लोग 3 चीज सुने होंगे, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। विधायिका का कार्य क्या है? विधि बनाना, अर्थात कानून बनाना। कानून को बनाती कौन है? तो विधायिका बनाती है। न्यायपालिका का कार्य क्या है? कोई भी कार्य असंगत हुआ है तो उसे न्याय देने का कार्य करती है न्यायपालिका। और कार्यपालिका का कार्य है उस कानून को लागू करवाना, उस कानून को क्रियान्वयन करवाना। तो यहाँ पे कानूनों का क्रियान्वयन जो है ना कौन करवाती है? तो कार्यपालिका करवाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? देखिए ऊर्जा का स्रोत तो गांव में कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्राथमिक स्रोत क्या है? लोग ज़्यादा यूज किसको करते हैं? तो यहाँ पे बायोमास, जिसको बायोगैस भी बोला जाता है, इसे गोबर गैस भी बोला जाता है। और ये गोबर गैस का प्रयोग जो है ना ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का ये मुख्य स्रोत माना जाता है। ज़्यादातर ये बायोगैस का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहाँ है? तो ये ऑल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है ना, ये शेयर मार्केट का एक कंपनी होता है। शेयर मार्केट जिस तरह से भारत का है, मुंबई में है शेयर मार्केट, उसी तरह से ये वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है ना वो अमेरिका का है। किसका है? अमेरिका का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में श्वेत वासियों के लिए, किसके लिए? श्वेत वासियों के लिए। श्वेत क्या है? श्वेत वासियों के लिए, श्वेतवासियों द्वारा खेती की कौन सी विधि अपनाई गई थी? तो यहाँ पे देखिए खेती का जो विधि अपनाई गई थी ना, उस विधि को बोलते हैं गहन कृषि। अब हम लोग समझते हैं गहन कृषि होता क्या है। देखिए जैसे मान के चलिए एक खेत है
और ये खेत जिस देश का है वहाँ का जनसंख्या में वृद्धि हो गई, अर्थात जनसंख्या बढ़ गया। पहले जो उपज होता था ना, उस उपज में ये सभी को खाने के लिए नहीं हो रहा है। तो ये लोग जो है ना करेंगे क्या, इस खेत में दोबारा खेती करेंगे। पहले हो सकता था कि एक ही बार खेती होगा, इसमें हो सकता है कि कुछ खेती किए फिर उसको काट करके दूसरा खेती लगा दिए। मतलब इस खेती पर भार या दबाव बढ़ गया, मतलब खेती का ज़्यादा यूज होने लगा, ये खेत बिजी हो गया। तो ये खेत में जो भार बढ़ गया ना, या ये खेत पर जो दबाव हो गया ना, उस तरह से जो खेती होता है उसे गहन कृषि कहा जाता है। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में जो श्वेतवासियों के लिए जो खेती का विधि अपनाया गया था ना, वो गहन कृषि अपनाया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। हस्तांतरित कृषि कृषि किसको बोलते हैं, तो हस्तांतरित कृषि का मतलब होता है एक जगह पे खेती किया, वहाँ पे मन भर गया तो वहाँ से काट कूट करके दूसरी जगह पे चले गए। उस तरह से जो खेती होता है ना, उसे हस्तांतरित कृषि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। गर्मियों में उत्तरी भारत में या उत्तरी मैदानों में बहने वाली हवा को क्या बोलते हैं। देखिए उत्तरी मैदान में कौन सा देश राज्य आता है, तो यूपी, बिहार, ये सब जो है ना उत्तरी मैदान में पड़ता है। और उत्तरी मैदान में ये जो हवा होता है ना, जो गर्मी के दिन में चलता है। आप लोग अगर यूपी के होंगे या बिहार के होंगे या झारखंड के होंगे, तो आप लोग जानते होंगे गर्मी के दिन में जो हवा चलता है ना, उसे बोला जाता है लू। नहीं बोला जाता है कि बाहर मत जाओ गर्मी में लू मार देगा, वही लू बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। निम्न में से कौन सा भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में सर्दियों के दौरान वर्षा का कारण बनता है। देखिए यहाँ पे उत्तर पश्चिमी भाग है, क्या है, उत्तर पश्चिमी भाग। ये उत्तर पश्चिमी भाग जब तक हम नहीं समझ में आएंगे ना, तब तक नहीं समझ सकते कि सर्दियों के दौरान कहाँ पे वर्षा होता है, ठीक, या किससे होता है। सबसे पहले उत्तर पश्चिम समझने के लिए यहाँ पे देखिए ये ग्लोब हो जाता है। इसके इधर जो है ना, इसको ईस्ट बोलते हैं, इसको वेस्ट बोलते हैं, नीचे को साउथ बोलते हैं, और ऊपर को नॉर्थ बोलते हैं। और यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, तो ये नॉर्थ वेस्ट हो गया। इधर नॉर्थ वेस्ट है। अरे भारत का अगर हम देखें ना, यहाँ पे भारत का कौन सा राज्य साउथ उत्तर पश्चिम में है, तो ये जो देखिए यहाँ पे ये जो पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, राजस्थान हो गया, क्योंकि इधर देखिए पश्चिम हो गया, इधर उत्तर हो गया, और ये बीच वाला भारत पश्चिमोत्तर भारत हो जाएगा। यहाँ पे जो वर्षा होता है ना, ये वर्षा का मुख्य कारण है भूमध्य सागर में जो मानसून है। यहाँ पे भूमध्य सागर यूरोप में एक सागर है जिसे भूमध्य सागर कहा जाता है। यहाँ से ये जो है ना मानसून का शुरुआत होता है, जिसे पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जाना जाता है। और ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है ना, यहाँ पे जाकर के क्या होता है, वर्षा होता है। तो भारत के पश्चिमोत्तर भारत में सर्दियों के दिन अर्थात ठंडी के दिन में ये जो है ना रबी फसल जब होता है, उस टाइम की बात है। तो पश्चिमोत्तर भारत में सर्दियों के दिन में जो वर्षा होता है ना, वो पश्चिमी विक्षोभ से होता है। और ये सर्दी के दिन में जो वर्षा होता है ना, वो रबी फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। इसीलिए रबी फसल में बहुत ही ज़्यादा उत्पादन को ये बढ़ा देता है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ ये रबी फसल के लिए होता क्या है कि जब रबी फसल में ये जब उसमें बीज आया रहता है, उस टाइम अगर नेचुरल वर्षा हो जाता है ना, तो खूब अच्छा बीज आता है और खूब अच्छा पकता है। इसीलिए बोला जाता है ना कि पश्चिमी विक्षोभ जो है ना, ये पंजाब हरियाणा में जो गेहूं का खेती होता है ठंडी के दिन में, ये बहुत ज़्यादा उत्पादन बढ़ जाता है पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, प्रवास से कौन से क्षेत्र में जनसंख्या की संख्या, वितरण और संरचना में परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रवास। प्रवास मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह चले जाना प्रवास कहलाता है। तो परिवर्तन केवल आगमन क्षेत्र में होता है या प्रस्थान क्षेत्र में होता है। मतलब प्रस्थान मतलब जहाँ से निकला खाली वहीं परिवर्तन होता है, या जहाँ कहीं केवल गया वहीं परिवर्तन होता है, या दोनों जगह पे परिवर्तन होता है। तो दोनों जगह पे परिवर्तन होता है। जैसे यहाँ से कोई निकल के कहीं गया, अगर यहाँ पे 100 व्यक्ति है, 5 व्यक्ति चला गया तो 95 हो गया, तो बोले कि संख्या के आकार में बढ़ा घटा के निकला, परिवर्तन हुआ। अब जहाँ पे ये गया, मान के चलो वहाँ पे 1000 पहले से था, 5 वहाँ पे चला गया तो 1005 हो गया। तो यहाँ पे भी संख्या में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। तो आगमन और प्रस्थान दोनों जगह पे परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं 36। गरीबी रेखा क्या है। देखिए गरीब किसको बोलते हैं,
तो नहीं बोला जाता है, आप लोग सुने होंगे देहात में कहावत कि रोटी कपड़ा और मकान सबको ज़रूरत होता है, जो ये नहीं जुटा पाता है उसे गरीब कहा जाता है। अर्थात क्या हुआ कि रोटी कपड़ा और मकान जितना में हम खरीद सकते हैं, अगर उतना भी हम नहीं कमा पाते हैं तो उस व्यक्ति को बोला जाता है कि गरीबी रेखा से नीचे है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन कौन सा है ऐसा, वह आय का वह अधिकतम स्तर जिसके बाद कोई व्यक्ति अमीर माना जाता है, ये तो वैसा तो बोल नहीं रहा है। जो अमीर, वह रेखा जो अमीर और गरीब को अलग करता है, ऐसा कोई बात नहीं गरीब कहलाने के लिए कि अमीर और गरीब को जो डिवाइड करता है उसी को बोलते हैं गरीबी रेखा, नहीं। बुनियादी ज़रूरत, बुनियादी मतलब आवश्यक चीज़, रोटी कपड़ा और मकान, बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, रोटी कपड़ा और मकान को पूरा करने के लिए जो ज़रूरी आय है उससे भी न्यूनतम स्तर मतलब उससे भी कम अगर कमाता है कोई, तो उसी को बोलते हैं गरीबी रेखा। क्या बोला जाता है, गरीबी रेखा। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं थे। तो देखिए संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं थे, महात्मा गांधी। बाकी बात ये तीनों जो थे ना संविधान सभा का सदस्य थे, केवल महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। राजेंद्र प्रसाद भी संविधान सभा का सदस्य थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी संविधान सभा के सदस्य थे और टी कृष्णा मचारी भी संविधान सभा के सदस्य थे। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद का क्या मतलब था। देखिए यहाँ पे रंग भेद जो था ना गोरा काला का था। और गोरा काला क्या होता है, कोई एक ऐसा जाति होता है ना जो गोरा जाति होता है, काला जाति होता है, मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं ना वहाँ पे कोई गोरे होते हैं, काले, जैसे अंग्रेज गोरे थे, वहाँ के लोग काले काले थे। तो ये जो रंग भेद का जो नीति था ना वो लिंग से नहीं था संबंधित था, ऐसा नहीं कि लड़का लड़की में कोई भेदभाव था, वहाँ पे गोरा रंग और काला रंग में भेदभाव था। कोई धर्म में भेदभाव नहीं था, गोरा रंग काला रंग का था। तो ना आर्थिक स्थिति में था, ना धर्म में था, ना लिंग में था, किसमें था, जाति में था। उस जाति के लोग जो काले थे उससे लोग भेदभाव करते थे, उसको हीन भावना से देखते थे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। देखो बना कब था, 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ आयोजित हुआ था। तो जगह याद रखेंगे हम लोग, कराची। कहाँ आयोजित हुआ था, कराची में। तो ये था आप लोग का 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जैसे ही अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुँचे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे आप शेयर भी कर लीजिएगा ताकि आपका जो दोस्त है, जो भाई है, जो बहन है, वो भी पढ़ सके और एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर ला सके। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।